Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying Administrative Law and Right of Information Act. And next question is explain the sources of administrative law. तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो हमने पढ़ा उसके सोर्सेस कहाँ से, स्रोत क्या है, कहाँ से ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है विकसित हुआ है, उसके सोर्सेस को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो देखिए, origin and development of the administrative law is an important event of the second half of the 20th century। ये तो आपने पढ़ लिया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो ओरिजिन है, डेवलपमेंट है, ये लेट 20th सेंचुरी में हुआ है। इन इंडिया द मेजर सोर्सेज ऑफ इट्स ओरिजिन द डेवलपमेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया में और बेसिकली आपने देखा कि जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसी के साथ जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी धीरे धीरे डेवलप हुआ। कैसे डेवलप हुआ? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारा देश, हमारी स्टेट एक जो है वेलफेयर स्टेट है। जब ये वेलफेयर स्टेट है तो सरकार को सिर्फ, एग्जीक्यूटिव को, कार्यपालिका को सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को ही मेंटेन नहीं करना है, लोगों की नॉर्मल लाइफ में जो उनकी जो बेसिक नेसेसिटी हैं, लाइक एजुकेशन, लाइक हेल्थ इशू जो हैं, इस मेडिकल इशू जो हैं, उसके अलावा वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी जो है अदर ज़रूरतें भी जो हैं लोगों की हैं, उनको भी यहाँ पे पूरा करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्योंकि हमें बड़े सारे राइट्स मिले और हमें ये बड़े सारे जो है राइट्स दिए गए, और इन राइट्स को देना अब स्टेट की जिम्मेवारी है, क्योंकि वो एक वेलफेयर स्टेट मानी गई। तो धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वहाँ पे डेवलप होने लगा, क्योंकि जब ये एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज जो यूनिट जो होंगी, ऑर्गेन जो होंगे, ऑर्गेनाइजेशन जो होंगे, प्रशासनिक इकाइयाँ जो होंगी, जब इन के लिए काम करेंगी तो वो अपनी पावर का मिसयूज़ भी कर सकती हैं। तो फिर धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वहाँ पे डेवलप होने लगा। तो बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है इंडिया में आफ्टर द फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही डेवलप होने लगा। अर्लियर टू द इट इंडिया वॉज नॉन एज अ पुलिस स्टेट, लेटर इट्स कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। शुरू में इंडिया एक पुलिस स्टेट थी आज़ादी से पहले, लेकिन बाद में ये एक वेलफेयर स्टेट की ओर बढ़ने लगी और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का भी डेवलपमेंट धीरे धीरे होने लगी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की डेवलपमेंट के जो मेजर रिसोर्सेज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन है, इनेक्टमेंट एंड स्टैट्यूट्स हैं, ऑर्डिनेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस, नोटिफिकेशन एंड जुडिशियल एडजुडिकेशन जो है इंपॉर्टेंट सोर्स है। सबसे पहले स्टडी करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन विच हैज़ प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो मेन सोर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ही है जिसने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को डेवलप करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। Constitution contain a series of the remedies which provide vast relief to the public against the administrative department and officer। Constitution जो है हमें series of remedies provide करता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट और ऑफिसर के अगेंस्ट, अगर वो कोई एक्ट जो है अगेंस्ट पब्लिक करते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या डिपार्टमेंट जो है अगेंस्ट पब्लिक कोई भी एक्ट करते हैं, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बड़ी सारी रेमेडीज़ प्रोवाइड करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब रेमेडीज़ वहाँ पे मिली हुई हैं, वो पर्सन जो है, वो लोग जो है कोर्ट में जाएंगे, अपना राइट लेंगे, तो जब कोर्ट जजमेंट देगी तो वो अपने आप में एक लॉ बन जाएगा, और धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है धीरे धीरे बनता गया। सम ऑफ सच कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर फॉलोइंग। कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न जो लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफिसर के एक्ट से बचाते हैं वो सारे हैं। आर्टिकल 32 द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अ रिट जुरिसडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट अंडर द जुरिसडिक्शन कोर्ट कैन इशू हैबिस कॉर्पस, मेंडामस, प्रोहिबिशन, सर्चरारी, कोवरेंटू रिट टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल 32 के अंडर जो है लोगों को रिट्स इशू की गई हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो है अंडर रिट जुरिसडिक्शन जो है हैबिस कॉर्पस की रिट, मेंडामस, प्रोहिबिशन, सर्चरारी, कोवरेंटू की रिट इशू कर सकता है, ताकि फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्शन वहाँ पे की जा सके। जैसे पुलिस जो है अपने आप में एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, ऑर्गन है, और अगर वो किसी को जो है विदाउट एनी वारंट, विदाउट एनी रीज़न अरेस्ट कर लेती है, तो हैबिस कॉर्पस की रिट को इशू करके उसको बाहर निकाला जा सकता है। तो कोर्ट ने जो है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 32 के अंडर बड़ी सारी रिट इशू करके जो है हम एडमिनिस्ट्रेटिव जो इनवैलिड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होता है ऑफिसर का, डिपार्टमेंट का, उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है, और यहीं से जो है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डेवलप होता है। सच टाइप ऑफ जुरिसडिक्शन हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 26। और यही जुरिसडिक्शन
जो कि आर्टिकल 32 के अंडर है, हाई कोर्ट को 2 to 6 के अंडर दे रखा है। हाई कोर्ट भी रिट इशू कर सकता है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट एंड अदर मैटर ऑल्सो, ठीक है जी। आर्टिकल 136 प्रोवाइड द पावर टू सुप्रीम कोर्ट टू एक्सेप्ट द अपील ऑन स्पेशल लीव। आर्टिकल 136 के अंडर ऐसे मैटर जहाँ पे अपील हो ही नहीं सकती है, ऐसे मैटर जहाँ पे ना अपील फाइल नहीं कर सकते हैं, लॉ के द्वारा अपील जो है वहाँ पे जो है लिमिट कर रखी है, आप कोई उसकी अपील कहीं पे भी नहीं लगा सकते। तो सुप्रीम कोर्ट जो है एक स्पेशल लीव, सुप्रीम कोर्ट को स्पेशल लीव पटिशन फाइल की जा सकती है 136 के अंडर, और सुप्रीम कोर्ट किसी भी केस को सुन सकती है। अंडर आर्टिकल 299 एंड 300 सूट फॉर द कॉम्पोजिशन कैन बी फाइल्ड फॉर द कॉन्ट्रेक्चुअल एंड टॉर्टिस लाइबिलिटी द सिविल सर्वेंट। इसके अलावा जो सेक्शन आर्टिकल 299 और 300 जो है ये सरकार की कॉन्ट्रेक्चुअल और टॉर्टिस लाइबिलिटी को बताते हैं। अगर सिविल सर्वेंट जो है उसकी कोई कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी है या टॉर्टिस लाइबिलिटी है तो उन मैटर में कॉम्पनसेशन जो है लोगों को दिलवाते हैं। इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स के एक्शन को जो है आर्टिकल 20 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो है उनके कॉन्ट्रेक्चुअल और टॉर्टिस लाइबिलिटी में जो कॉम्पनसेशन जो होता है वो सेक्शन 2 आर्टिकल 299 और 300 के अंडर बताया गया है। आर्टिकल 311 प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर द आर्बिट्री एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। तो आर्टिकल 311 जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट सर्वेंट को आर्बिट्री एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। आर्बिट्री मानो मनमाने तरीके से गवर्नमेंट उसको निकाल नहीं सकती है। ये सारे जो है प्रोविज़न जो है किए गए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर जो है बड़े सारे प्रोविज़न ऐसे किए गए हैं जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जो होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफिसर का जो एक्शन है उससे लोगों को प्रोटेक्ट किया गया। आर्टिकल 32 के अंडर 8 के थ्रू, आर्टिकल 226 के अंडर भी, आर्टिकल 136 के अंडर भी, आर्टिकल 299 और 300 के अंडर भी, और आर्टिकल 311 के अंडर भी जो है। और इन सभी चीज़ों को जब जो कोर्ट जो है हमारे डिसीजन देती है रिट के अंडर, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को डेवलप कर रहे होते हैं। ऑल दिस प्रोविजन देमसेल्फ ले डाउन इम्पोर्टेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। नॉट ओनली दिस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन जो है खुद जो है बड़े सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को इस्टेब्लिश वहाँ पे करता है। जैसे इंटर स्टेट काउंसिल बनाए गए हैं। आर्टिकल 263 के अंडर इंटर स्टेट काउंसिल है। स्टेट के बीच में कोई झगड़ा है, डिस्प्यूट है, तो वहाँ पे सॉल्व किया जा सकता है। ट्रिब्यूनल फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट रिलेटेड टू द वाटर ऑफ इंटर स्टेट रिवर। दो स्टेट के बीच में कोई रिवर बहती है और उससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है तो उसके लिए भी ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। आर्टिकल 262 के अंडर फाइनेंशियल कमीशन बनाए गए हैं। आर्टिकल 280 के अंडर पब्लिक सर्विस कमीशन, आर्टिकल 315 के अंडर इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 324 के अंडर ये अपने आप में ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं और इनसे रिलेटेड मुद्दे यहीं पे दिए जाते हैं। इनका प्रशासन इनके अंडर ही किया जाता है। इनेक्टमेंट एंड स्टैट्यूट्स भी हैं। इसके अलावा द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्टैट्यूट्स इंक्लूड बोथ एक्ट पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो बड़े सारे कानून जो है लेजिस्लेटिव पास करता है, इसके अलावा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के थ्रू भी बनाए जाते हैं। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वहाँ जहाँ पे एक ऑर्गन जो है अपनी पावर्स जो है दूसरे ऑर्गन को दे देता है ताकि वो अपना काम जो है अच्छे से कर सके। द लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव आर मीडियम टू डिटरमिन द राइट्स, पावर्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफिसर एंड जुडिशियल कंट्रोल एस्टैब्लिश ओवर देम। सच स्टैट्यूट आर पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव ऑफ द स्टेट एंड द सेंटर। तो जो लॉ जो है लेजिस्लेटिव पास करता है उसमें जो है किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफिसर्स के राइट्स, पावर्स, ड्यूटीज, लाइबिलिटी डिटरमिन की जाती हैं और उन पे जुडिशियल कंट्रोल भी किया जाता है एक्ट बना के। सिमिलरली द इम्प्लीमेंटेशन एक्ट पास बाय लेजिस्लेचर हैज़ बीन लेड डाउन टू द एग्जीक्यूटिव बाय वे ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो जो इम्प्लीमेंटेशन अब इन लॉ की करनी होती है ये लेजिस्लेटिव जो है एग्जीक्यूटिव को सौंपती है बाय द वे ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। मीन्स कि जो लेजिस्लेशन लेजिस्लेटिव ऑर्गन ने की है, जो लॉ जो है लेजिस्लेटिव ऑर्गन ने बनाया है, अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूटिव ने करनी है। तो इसके लिए जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है अपनी पावर डेलीगेट करता है लेजिस्लेशन को। इट मीन्स कि जो लॉ की इम्प्लीमेंटेशन अब करने है उसके लिए जो रूल एंड रेगुलेशन बनाने हैं वो कौन बनाएगा? एग्जीक्यूटिव बनाएगा। ऑन सच डेलीगेशन राइट एंड ड्यूटीज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड ग्रोइंग ड्यूटीज और लाइबिलिटीज ऑफ द स्टेट द पॉलिसी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज गोइंग ऑन द इंक्रीज। तो यहाँ पे फिर एग्जीक्यूटिव जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जो राइट एंड ड्यूटीज़ हैं उनके लिए सारे रूल एंड रेगुलेशन बनाता है और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का विकास धीरे धीरे यहाँ पे होता है। तो स्टैट्यूट्स और लॉ के थ्रू कानून बना के भी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का
विकास जहाँ पे होता है, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मेन सोर्स भी बन जाते हैं। ऑर्डिनेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन, डायरेक्शंस, नोटिफिकेशन। द रोल ऑफ द ऑर्डिनेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस, नोटिफिकेशन एज द सोर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कैन नॉट बी इग्नोर्ड। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक और अंदर सोर्स क्या है, ये जितने भी अध्यादेश होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस होती हैं, नोटिफिकेशन जो होती हैं, ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के सोर्स में ही आते हैं। आर्टिकल 123 और 213 के अंडर जो है प्रेसिडेंट और गवर्नर को जो है ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर दी गई है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो, और प्रेसिडेंट को भी पावर दी गई है जब स्टेट असेंबली जो है सेशन में ना हो, आर्टिकल 213 के अंडर। और जब वो ऐसा कोई भी कानून लेके आते हैं ऑर्डिनेंस के थ्रू, तो ये कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को का एक सोर्स बन जाता है। दीज ऑर्डिनेंसेस कैन ऑल्सो एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड इट्स रेमेडीज। ये जो अध्यादेश होते हैं इनसे भी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की ओरिजिन होती है, और उससे रिलेटेड रेमेडीज़ भी वहाँ पे लिख रखी होती हैं। सिमिलरली, टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन फ्रॉम टाइम टू टाइम, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस, नोटिफिकेशन, सर्कुलेशन जो है वो इशू की जाती हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जो होता है उसको कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए बड़ी सारी नोटिफिकेशन, सर्कुलेशन जो है ऑर्डिनेंस के थ्रू या एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन के थ्रू जो है दी जाती हैं। पावर्स टू द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एंड ऑफिसर्स आर प्रोवाइडेड बाय द दीज एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन। तो इन एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन से जो है, नोटिफिकेशन से, सर्कुलेशन से जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट और ऑफिसर्स की पावर जो है वो डिटर्मिन की जाती है। दस दे हैव कम अप अ मेजर सोर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, और ये इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मेजर सोर्स बन जाते हैं। तो देखिए बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बड़े सारे प्रोविज़न करके एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को और मजबूत किया जाता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के सोर्स बन जाते हैं। इसकी तरह नंबर्स ऑफ लॉ, इनेक्टमेंट, स्टैट्यूट्स जो लेजिस्लेशन बनाती है उनकी इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूटिव करती है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के थ्रू, ये भी एक सोर्स बन जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। इसके अलावा जितने भी अध्यादेश हैं, ऑर्डिनेंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस, नोटिफिकेशन है, सर्कुलेशन है, नोटिफिकेशन है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ यहाँ पे बन जाता है। इसके अलावा जुडिशियल एजुडिकेशन, कानूनी जो निर्णय हुए हैं, जो डिसीजन कोर्ट ने दिए हैं, वो भी अपने आप में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को डेवलप करते हैं। जब एडमिनिस्ट्रेटिव इशू कोई कोर्ट के सामने आता है और उससे रिलेटेड कोर्ट कोई डिसीजन देती है, तो वो अपने आप में सिमिलर फ्यूचर केसेस के लिए एक लॉ का काम करता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एजुडिकेशन जो होती हैं, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव इशू जब होता है, तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का वो एक सोर्स बन जाता है। इट शैल नॉट बी ex aggregation to say that the judicial adjudication has become a major source of administrative law. During the last few decades, the way in which our top court has implemented constitutional remedies, it has become the boost the administrative law courts by way of their decision. तो जिस तरीके से हमारी जो टॉप कोर्ट्स हैं, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ प्रोवाइड की हैं अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव इनवैलिड एक्शन, तो इससे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो धीरे धीरे इसका विकास हुआ है। एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अब बहुत बढ़ गया है, प्राकृतिक नैसर्गिक सिद्धांत जो हैं वो आगे हैं, रिजिडिटी ऑफ रूल ऑफ लोकस स्टैंडिंग को फॉलो किया जाता है, एक्सेप्टेंस ऑफ कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इन सभी चीज़ों ने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को बहुत बढ़ा दिया है, इसका विकास यहाँ पे कर दिया है, और ये इम्पोर्टेंट सोर्स जो है कहीं ना कहीं जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लॉ के जो है बन चुके हैं। नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत, लोकल स्टैंडिंग का सब, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आगे आप पढ़ोगे, लोक हितवाद जो होते हैं कहीं ना कहीं जो है हेल्पफुल हुए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को डेवलप करने में, और ये मेजर सोर्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जहाँ पे बन जाते हैं। पी पाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हैड जुरिसडिक्शन टू डिटरमिन द क्वेश्चन ऑफ सीनियरिटी। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल अपने आप में एक प्रशासनिक बॉडी है, उसके पास ये क्षेत्राधिकार है कि वो सीनियरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन को डिसाइड कर सके। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर यूनाइटेड कमर्शियल बैंक वर्सेस पीसी कक्कर का केस है। सुप्रीम कोर्ट हैड सेड दैट द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आर लिमिटेड। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का जो पावर है जुडिशियल रिव्यू की, वो भी यहाँ पे लिमिटेड है, ये बोला गया है। दस द जुडिशियल एजुडिकेशन हैज़ फ्रॉम टाइम टू टाइम एक्सप्लेन द पावर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हैज़ दे हैव बिकम द इम्पोर्टेंट सोर्स। जुडिशियल एजुकेशन जो हुई हैं प्रशासनिक जो है ऑर्गन से रिलेटेड, प्रशासनिक
यूनिट और ऑर्गन से रिलेटेड जो डिसीज़न जो है हमारे ट्रिब्यूनल्स ने दिए हैं, ये कहीं ना कहीं इनके थ्रू भी जो है ये भी कहीं ना कहीं इनके डिसीजन भी कहीं ना कहीं जो है इम्पोर्टेंट सोर्स जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बन गए हैं। थैंक यू सो मच।